बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और इसका टॉपिक है होम्योस्टेसिस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है। होमो का मतलब होता है होम एंड स्टेसिस मीन टू मेंटेन, होम एंड टू मेंटेन। अब क्या मतलब है इस बात का? अपने होम को मेंटेन रखना है, बैलेंस रखना है। आपका होम क्या है? आपकी बॉडी का होम क्या होता है? आपकी बॉडी का होम होता है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। और एक होता है आपके सराउंडिंग, जो जिसमें आपके होम को सराउंड किया हुआ है, वो होता है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आपने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में मेंटेन रखना होता है। आपको ये भी पता है कि आपके जो सराउंडिंग है, जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। कंटिन्यूसली इसके अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं, चेंज आता है, ठीक है। और वो चेंज जो है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सर्टन एंजाइम्स हैं जो कि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते। तो देखिए, आपको अपनी बॉडी के अंदर अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखना होता है, सेव रखना होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी फ्लक्चुएशन आए उसका इफेक्ट आपकी इंटरनल बॉडी पे नहीं होना चाहिए। तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? होम्योस्टेसिस को आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट from the harms of fluctuations in the external environment. Okay? External environment. Okay. अब आपको ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी फ्लक्चुएशंस हैं जो आपके इंटरनल बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। कि मतलब ऐसी क्या चेंज आएगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो आपकी बॉडी रेजिस्ट करेगी, जो ज़्यादा इफेक्ट होगा आपकी बॉडी के ऊपर। ये 3 फ्लक्चुएशंस आप कह सकते हैं इसमें, अगर हम बात करते हैं फ्लक्चुएशंस की, या आप इसे कंपोनेंट्स का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो 3 है आपके पास, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास वेस्ट मटेरियल, फिर आप टेम्परेचर कह सकते हैं, ओके। ये वो फैक्टर्स बता रही हूँ जो ज्यादा इफेक्ट करते हैं आपके इंटरनल इन्वायरमेंट पे। और आपके पास है वाटर प्लस सॉल्यूट। These are the 3 components, these are the 3 factors which affect your internal environment more and more, and you have to protect your internal environment from the fluctuation in these 3 factors. वेस्ट मटेरियल, जब हम फूड इनटेक करते हैं तो कुछ डाइजेशन के बाद वेस्ट मटेरियल भी बनता है, तो उसे बॉडी से एक्सक्रीट करना बहुत लाजमी है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होती है, पॉइजनस प्रोडक्ट होते हैं। फिर टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन, लाइक वार्म टेम्परेचर है, कूल टेम्परेचर है, देन आपके पास वाटर एंड सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन को भी आपने मेंटेन रखना होता है। अब ऐसे कौन से मैकेनिज्म हैं जो इन तीनों फ्लक्चुएशन से आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इन तीनों फ्लक्चुएशन की सिचुएशन में आपको मेंटेन रखेंगे? अगर हम मैकेनिज्म्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इन 3 मैकेनिज्म की बात करें तो इन 3 फ्लक्चुएशंस के लिए आपके पास 3 ही मैकेनिज्म हैं, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल के लिए होता है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। फिर टेम्परेचर की रेगुलेशन के लिए जो आपके पास मैकेनिज्म है दैट इज थर्मो रेगुलेशन। थर्म मीन होता है हीट, थर्मो रेगुलेशन। एंड द थर्ड वन जो आपके सोल्यूट एंड वाटर बैलेंस को मेंटेन रखता है उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। जहां भी ओस्मो का वर्ड आता है उसमें वाटर और सोल्यूट दोनों कंसिस्टेड होते हैं। तो दीज आर द 3 मैकेनिज्म व्हिच आर यूज्ड टू मेंटेन दीज 3 फैक्टर्स या 3 कंपोनेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या सिस्टम है जो इन्हें कंट्रोल करता है, ठीक है। एक कंट्रोल सिस्टम आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम की तरफ अगर हम आए
तो जो आपकी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है वो कैसे कंट्रोल करता है। और एक बात आपने जहन में रखनी है कि होम्योस्टेसिस का मतलब कभी भी फिक्स करना नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है उस पर आपने फिक्स रहना है, नहीं। एक नैरो रेंज के अंदर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है आपकी बॉडी को, एक नैरो रेंज में आप उसे मेंटेन रखें। अंडरस्टैंड। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम की। कंट्रोल सिस्टम के पास होते हैं रिसेप्टर्स, देन आपका कंट्रोल सेंटर, ठीक है। रिसेप्टर्स चेंज को डिटेक्ट करते हैं और भेज देते हैं कंट्रोल सेंटर के पास। देन आपके पास होते हैं इफेक्टर्स जो कि उसके रिस्पॉन्स में एक इफेक्ट पैदा करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं कंट्रोल सिस्टम के, ठीक है। ये चेंज को डिटेक्ट करते हैं, कंट्रोल सेंटर के पास भेजते हैं, कंट्रोल सेंटर इफेक्टर के पास भेजता है और इफेक्टर्स एक रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है, इफेक्टर्स का रिस्पॉन्स समझने की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स, जो इफेक्टर्स का रिस्पॉन्स होता है ना, ये मोस्टली होता है इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स। क्या मतलब है इस बात का? इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके सराउंडिंग में हीट ज़्यादा है, वार्म टेम्परेचर है, तो आपके कूलिंग इफेक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। मतलब वार्म टेम्परेचर में इफेक्टर्स कौन से एक्टिवेट हो रहे हैं? कूलिंग वाले, ताकि वो आपकी बॉडी में कूलिंग पैदा करें और वार्म टेम्परेचर को डाउन करें। तो इसलिए हम इसे कहते हैं इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स, या इसे आप कह सकते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट होम्योस्टेसिस। इसमें हमने डिस्कस किया होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन को, देन हमने इसके 3 कंपोनेंट्स को, जिसमें वाटर एंड सोल्यूट था, टेम्परेचर था, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट थे। फिर हमने 3 मैकेनिज्म को डिस्कस किया, एक्सक्रीशन को, ऑस्मोरेगुलेशन को, और हमने डिस्कस किया ऑस्मोरेगुलेशन था, एक्सक्रीशन था, ठीक है, और थर्मोरेगुलेशन था। ये 3 मैकेनिज्म डिस्कस किए आपने। उसके बाद आपने ये सीखा कि किस तरह से कंट्रोल होता है ये मैकेनिज्म, क्या ऐसा सिस्टम है बॉडी में। तो वो एक कंट्रोल सिस्टम आपने पढ़ा। कंट्रोल सिस्टम के आपने 3 पार्ट्स पढ़े, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर्स। फिर आपने इफेक्टर्स का रिस्पॉन्स पढ़ा कि इफेक्टर्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं। उसमें आपने इनवर्स रिस्पॉन्स पढ़ा, जिसे हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का भी नाम दिया। तो ये आज के लेक्चर की सारी डिटेल्स थी। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा सके। थैंक यू।